मैं हूँ रॉय और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर रॉय। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप या कोई भी इंडियन आर्मी में जा सकता है। इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, एज कितना होता है, क्वालिफ़िकेशंस कितनी होती है, कट ऑफ कितना जाता है। आज इस वीडियो में मैं वो सब बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए बेसिक सी चीज़ एज, हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए। यहाँ पे एज, हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए, इससे हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मिनिमम 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स एग्रीगेट के साथ और हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी को, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो, ये उम्र आपको 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच यहाँ पे आपका उम्र होना चाहिए। यहाँ पे आपका उम्र होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी नेशनलिटी क्या होना चाहिए। देखो, जाहिर सी बात है, आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर रहे हो, आपको मैंडेटरी है कि आप इंडियन हो, ठीक है। तो यहाँ पे उतना कुछ ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडिया कैन जॉइन इंडियन आर्मी। कैंडिडेट्स हैविंग द नेशनलिटी ऑफ नेपाल एंड भूटान कैन जॉइन द इंडियन आर्मी। द परमानेंटली सेटल्ड Tibetan refugee in India who came to India before the 1st of January 1962 can also apply. A person who migrated from Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, Pakistan, Burma, the United Republic of Tanzania, Malawi, Zambia, Zaire and Ethiopia and Vietnam and settled permanently in India can also join the Indian Army. So candidates falling in points 2, 3 and 4 should have the certificates regarding the nationality in their own favor issued by the Indian government, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका मैरिजियल स्टेटस क्या होना चाहिए। इंडियन आर्मी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अनमैरिड होना चाहिए, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। इसके बाद आता है कि फिज़िकल स्टैंडर्ड एंड एलिजिबिलिटी के बाद में, तो इसके लिए इंडियन आर्मी के लिए आपका जो फिज़िकल है उसमें आपका हाइट आता है सबसे पहले, ठीक है। ये जो हाइट है ये अलग अलग स्टेटों का अलग अलग हाइट होता है, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर, और जब आप अपने चेस्ट को फुलाओगे तो उसको 5 सेमी तक आपको अपना चेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ये है फिज़िकल स्टैंडर्ड। और अब बात आती है कि हाइट के ऊपर हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो, जो लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, साउथ एंड वेस्ट ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रोड मुकेरियन, यहाँ से आते हो अगर आप यहाँ पे गढ़शंकर, रोपाड़ एंड चंडीगढ़ से एंड गाड़वाल एंड कुमन उत्तराखंड, अगर आप इन किसी भी जगह में से बिलोंग करते हो तो आपको जो है इंडियन आर्मी में आपका हाइट मांगा जाएगा 163 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका जो वेट या वज़न वो 48 होना चाहिए। उसके बाद आपका जो चेस्ट है वो 77 होना चाहिए। यहाँ पे ये मैंडेटरी है अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हो तो। अब बात आते हैं कि अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आपका हाइट, वेट और चेस्ट कितना होना पड़ेगा। अगर आप सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे गैंगटॉक, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, अगर आप इन सभी जगहों में से आते हो तो आपका जो है हाइट वो 160 होना पड़ेगा, आपका वज़न 48 होना पड़ेगा किलो में, और आपका जो छाती है वो 77 होना पड़ेगा। ये हो गया आपका बात अगर आप इन सभी में से किसी से बिलोंग करते हो तो। अब बात आता है, आप अगर पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़ या दिल्ली या राजस्थान या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ एंड आगरा डिवीज़न, इन कहीं से भी आप बिलोंग करते हो तो आपका हाइट यहाँ पे 170 होना पड़ेगा, आपका वज़न 50 किलो होना पड़ेगा, आपका जो है वो छाती 77 यहाँ पे भी होना पड़ेगा, ठीक है।
अब अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पे हाइट 169 होना पड़ेगा। यहाँ पे 50 kg हाइट वज़न होना पड़ेगा। यहाँ पे 77 सेमी चेस्ट। अब बात आती है कि आप अगर मध्य प्रदेश या चंडीगढ़ या गुजरात या महाराष्ट्र या दादरा नगर हवेली या दमन या दीव से हो तो आपका यहाँ पे जो हाइट है वो 168 सेमी होना पड़ेगा। 48 kg हाइट वज़न होना पड़ेगा और 77 सेमी का छाती होना पड़ेगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा या पुडुचेरी यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे हाइट 167 सेमी होना पड़ेगा। वज़न 50 किलो होना पड़ेगा और यहाँ पे छाती 77 सेमी होना पड़ेगा। अब बात आती है कि रीजन से तो आपको कितनी छूट मिलेगी। अगर आप लद्दाखी कैंडिडेट्स हो, अगर आप लद्दाख से आए हो तो आपको यहाँ पे हाइट 158 मांगी जाएगी। वेट यहाँ पे 50 किलो मांगी जाएगी और यहाँ पे छाती 77 सेमी मांगी जाएगी। अगर आप नेपाल इंडियंस या गोरखास में से आते हो तो आपके यहाँ पे हाइट 157 मांगी जाएगी। वज़न 48 किलो मांगी जाएगी और यहाँ पे छाती 77 मांगी जाएगी। लक्षद्वीप ग्रुप इंक्लूडिंग मिनीसॉय, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ से अगर आप आते हो तो आपका यहाँ पे हाइट 165, वज़न 50 किलो और यहाँ पे छाती 77। छाती आपको हर जगह में 77 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप द लोकल कैंडिडेट्स हो तो आपको यहाँ पे 155 सेमी का हाइट होना पड़ेगा, 50 किलो का वज़न होना पड़ेगा और 77 सेमी का हाइट होना पड़ेगा। और ट्राइबल एरियाज से आते हो तो आपको 162 सेमी का हाइट होना पड़ेगा, 48 किलो का वज़न होना पड़ेगा और सेम 77 सेमी का छाती होना पड़ेगा। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से अगर आप बिलोंग करते हो या आते हो तो आपको यहाँ पे 173 सेमी का हाइट और 50 किलो का वज़न होना पड़ेगा। सेम 77 का छाती होना पड़ेगा। मेड आरटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 170 सेमी का हाइट, 50 किलो का वज़न और यहाँ पे 77 सेमी का छाती होना पड़ेगा। कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 173 सेमी का हाइट, 50 किलो का वज़न, 77 सेमी का छाती यहाँ पे भी मांगा जाएगा। क्लर्क जीडी या एसकेटी से अगर आप हो तो आपको यहाँ पे 162 सेमी का हाइट, 50 किलो का वज़न और 77 सेमी का छाती मांगा जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है कि यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में होता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको यहाँ से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर उसी एडमिट कार्ड में लिखा होगा डेट जहाँ पे आपका वो एग्ज़ाम होगा, वो सब उस एडमिट कार्ड में लिखा होगा। और उस एडमिट कार्ड में आपको 2 फोटोकॉपीज़, आपका रिसेंट और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो एडमिट कार्ड को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे बात आती है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट की, तो बोल दिया कि उतना हाइट और चेस्ट होगा। ये जो है यहाँ पे आपको 1600 मीटर का जो रेस है वो आपको यहाँ पे ये जो 1600 किलोमीटर का रेस है इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 5:30 मिनट में, तो आपको 60 नंबर मिलेगा। अगर आप 5:30 से 5:45 में कंप्लीट करते हो आपको यहाँ पे 48 मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाहिर सी बात है आपको बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे बात आती है कि अगर ये फिज़िकल फिटनेस टेस्ट किसी पहाड़ी इलाके में हो गया 5000 फीट से 9000 फीट के अंदर, तो आपको यहाँ पे 30 सेकेंड बोनस मिल जाएगा। अगर ये दौड़ या फिज़िकल टेस्ट 9000 से लेकर 12000 फीट में हो रहा है तो आपको यहाँ पे 120 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पुलअप्स की बात आता है, यहाँ पे अगर आपने 10 पुलअप्स निकाले तो आपको 40 नंबर देंगे, 9 निकाले तो 33 नंबर देंगे, 8 निकाले तो 27, 7 निकाले तो 21 और 6 निकाले तो 16। और अगर 6 से कम निकाल दिए आप तो आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें फिर डिच जंप में क्या होता है, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। इसका कोई मतलब मार्क्स नहीं दिया जाता यहाँ पे, इसका आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है।
जिगजैग बैलेंस, इसको भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, इसका कोई भी नंबर नहीं दिया जाता, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। और मेडिकल टेस्ट में आप ध्यान रखिए कि आपका कोई हड्डी ना टूटा हुआ हो, आपको कोई बीमारी ना हो, और आपके साथ कुछ भी मतलब आप अगर स्मोकिंग करते हो या ड्रिंक करते हो, ये सब करना बंद कर दीजिए अभी से। और आपके पास आपका जो है वो सब कुछ ठीक होना चाहिए, आपका दांत ठीक होना चाहिए, आपका शरीर में जो यूरिन है वो ठीक से निकलना चाहिए, और उसके साथ आपका कोई भी रोग बीमारी नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, आप सुनने में, देखने में और बोलने में सक्षम होना चाहिए, और आपका हड्डी नहीं टूटना चाहिए। यह है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू ही होता है यहाँ पे। अगर आप एक क्वेश्चन का सटीक आंसर देंगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर देंगे, अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको हाफ नंबर काट लिया जाएगा यहाँ से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए जितना टाइम मिलेगा आपको वो है 60 मिनट का ये होगा एग्ज़ाम। 100 नंबर का यहाँ पे मार्क्स होगा। यहाँ पे आपका जीके आ जाएगा 15 क्वेश्चन, 30 नंबर का जीके आ जाएगा। फिर आएगा आपका जीएस 15 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे भी रहेगा। मैथ आ जाएगा आपका 15 क्वेश्चन, फिर 30 मार्क्स यहाँ पे भी रहेगा। और लॉजिकल रीजनिंग जो आप देखेंगे कि आप एसएससी रेलवे या एसएससी जीडी में भी ये लॉजिकल एंड रीजनिंग लगता है, इसका भी 5 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। इसका जो नंबर मिलेगा यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। आपको जो है वो रिटन एग्ज़ाम में मिनिमम 70 से 80 आपको उठाना पड़ेगा अगर आप कट ऑफ में आना चाहते हो तो। और यहाँ पे कुछ छूट दी गई है, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जनरल नॉलेज में क्या आएगा इसका आपको देखिए, जनरल नॉलेज में टॉपिक से ये सब आएगा। एब्रीविएशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका, एब्रीविएशन की बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल आएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड प्राइजेस, नेशनल अवार्ड्स, गैलेंटरी अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेट्स, बैटल्स इन इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आपने अगर कारगिल या वैसा कुछ वॉर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको हर तरह के अवार्ड के विषय में ज्ञान लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और जियोग्राफी आएगा यहाँ पे, सोलर सिस्टम आएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन आएगा, द अर्थ प्रिंसिपल, पीक्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स, फेमस वाटरफॉल्स, जियोग्राफिकल, टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एक्सेट्रा, ये सब आपको जियोग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। ये जीके के अंदर आ जाता है आपका। फिर आता है आपका टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड माइक टर्म्स, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अदर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है यूनो, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन टाउन, स्टेट्स, यूटीएस इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्टेशंस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इन इंडिया न्यूज़ एजेंसीज, डेलीज, continents and subcontinent, inventions, discoveries, environment, the constitution of India, religious communities and principal languages, national and international days, international organization, books and authors, the world of plants and animals, current affairs and who's who। तो ये सब आपको जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस में अगर हम आ जाते हैं तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेगा, या आपका 30 नंबर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आ जाता है आपका टॉपिक ह्यूमन बॉडी आपको पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी क्या क्या फूड है, किस फूड के कम लेने के कारण आपके साथ डिजीज़ हो सकता है, कौन सा विटामिन कौन सा काम करता है, यहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिज़िक्स आ जाता है, जनरल फिज़िक्स आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी का नॉलेज आपको होना पड़ेगा। मेडिकल टर्म्स
कुछ डिजीज़ और उस डिजीज़ में क्या होता है उसको कैसे सुधारे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंटिफिक टर्म्स, कॉमनली यूज साइंटिफिक टर्म्स इन डेली लाइफ ऑल्सो इंक्लूड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात आती है कि मैथमेटिक की और मैथमेटिक आपको मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपके पास जो 10th का मैथमेटिक का बुक है वही आप पूरा पढ़ें, शुरू से लेके लास्ट तक आपका 10th का मैथमेटिक बुक आप यहाँ पे पढ़ें, यही आपका मैथमेटिक में आएगा। और लॉजिकल रीजनिंग जो आता है आपके साथ वो आता है यहाँ पे, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे बात आता है कि आपके रैंक वाइज आपका सैलरी कितना होगा। अगर आप जीडी बन जाते हो तो आपका जो सैलरी रहेगा वो 21,000 रहेगा, अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आता है नायक, अगर आप नायक बन गए तो आपको 25,500 की सैलरी मिलेगी आफ्टर नायक। अगर आप हविलदार बन गए तो आपको 29,200 की सैलरी मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे प्रमोशन के बाद हविलदार जब बन जाता है एक नायब सूबेदार, तो आपका जो है वो सैलरी 35,400 रहेगी। उसके बाद अगर आप और भी ऊपर रैंक में चले जाते हो, सूबेदार में चले जाते हो, तो आपका 44,900 ये आपका रहेगा सैलरी। तो सूबेदार मेजर में अगर आप चले जाते हो तो आपको 47,600 रुपये आपका सैलरी रहेगा। अगर आप उससे भी ऊपर लेफ्टिनेंट में चले जाते हो तो आपका सैलरी 56,000 रहेगा। अगर आप हॉनररी कैप्टन में चले जाते हो तो आपको यहाँ पे 61,300 रुपये का सैलरी मिलेगा। यही हो गया आपका शुरू से लेके एंड तक सब कुछ हो गया। आपका कितना मेडिकल रहेगा, कितना आपका सिलेबस रहेगा। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 32 नंबर का आपका पासिंग मार्क्स है आपका फिज़िकल में, और 32 मार्क्स का आपका पासिंग है आपका रिटन में। तो अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें यहाँ पे 200 में कट ऑफ, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 160 से ऊपर। अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपका कट ऑफ में आने का चांस हो जाएगा। अगर आपने अकेले फिज़िकल में अगर आपने अकेले 100 नंबर ला दिए और आपने अगर रिटन में 60 नंबर ला दिए तो यहाँ पे आपका 160 आराम से बन जाएगा और आप भी कट ऑफ में आ जाओगे। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको 160 से ऊपर ही नंबर लाना है, क्योंकि अगर आप नीचे नंबर लाते हो तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कट ऑफ में ना आओ। अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फर्स्ट आ जाता है आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपके पास अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। ध्यान पे रखिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मैंने सी लिख दिया, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दीजिए, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसको ज़रूर ले जाइए, इसका वेरिफिकेशन होगा। जिस नंबर के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है उस नंबर को भी आप ले जाइए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होना पड़ेगा। अगर आपने 12 दिया है, 12 का बोर्ड का सर्टिफिकेट आपका होना पड़ेगा। फिर आपका एडमिट कार्ड होना पड़ेगा। सेम वही 10th में अगर आपने 10th दिया है तो आपको इसका मार्कशीट, इसका एडमिट कार्ड, इसका आई कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट हो गया ये 10 का रिलेटेड वो सब आपको ले जाना पड़ेगा। और ये 12 का रिलेटेड जितना भी हो गया आपको वो सब ले जाना पड़ेगा। और आपको एक नोटरी निकालना पड़ेगा कोर्ट से, वो आपका मन है, अगर आप निकाले तो भी ठीक है, नहीं निकाले तो भी ठीक है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, पर इसका कोई उतना मैंडेटरी नहीं है, आप ले जा भी सकते, नहीं भी ले जा सकते, पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको आपको लेके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब सर्टिफिकेट्स आप अपने साथ रखना, और ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। और आपका जितना भी प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन वाला, आई कार्ड वाला जितना भी सर्टिफिकेट्स है, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, वो सब आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ,
और आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वो लोग वेरिफिकेशन पहले करते हैं, तो ये वो लोग चेक करेंगे। ध्यान पे रखिए, जब आप एडमिट कार्ड फिल कर रहे हो तो आपको ये सब सर्टिफिकेट्स लगेंगे। फिर आप जब जाते हो एग्ज़ाम देने या दौड़ निकालने, तो भी आपको वो सारी की सारी सर्टिफिकेट लगेगी। आ गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। अनमैरिड है तो दीजिए, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया वो सब आपकी लगेंगी। और 6 से आप 20 रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ खिंचवा के रखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं वो लोग कितना लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 फ़ोटो अपना रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज 20 फ़ोटोज़ आप अपने खिंचा के रखिए, क्योंकि ये आपको लग सकता है। और यहाँ पे आप 15 यहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ खिंचा के रखिए, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने आपको बोल दिया, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ज़्यादा कुछ आपको लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास आइडेंटिफिकेशंस है वो सब ले जाना पड़ेगा। आपका फ़ोटो हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप ले जाएंगे और कुछ नहीं वहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल का इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।